उपचारात्मक अध्यापन। ये जो शब्द है ये मेडिकल साइंस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मेडिकल साइंस से। उपचार का मतलब कहाँ आता है? इलाज में, या और किस में आता है? जैसे मरीज को जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका उपचार किया जाता है, वैसे ही जब बच्चे को प्रॉब्लम आती है उसका उपचार किया जाता है। तो इसमें 3 वर्ड हैं। पहला वर्ड जो है वो है आपका निदान। क्या है? निदान। और दूसरा क्या है? उपचार। और तीसरा क्या है? सबसे पहले क्या है? समस्या। समस्या। समस्या के बाद क्या आएगा? निदान। और निदान के बाद उपचार। तो मुझे कोई ये बताओ कि जैसे हम डॉक्टर की बात करते हैं कि ये शब्द मेडिकल प्रणाली से आया है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? बीमार व्यक्ति। कौन आएगा? बीमार व्यक्ति। वो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर क्या करेगा? जांच करेगा। और जांच के बाद क्या होगा? उसका इलाज। इसके बाद क्या होगा? फिर बोतल दे देना। उसके बाद क्या होगा? उपचार। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? बीमार व्यक्ति है तो वो कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। और डॉक्टर क्या करेगा? जांच करेगा। फॉर एग्जाम्पल अल्पना बीमार व्यक्ति है। कौन है? बीमार व्यक्ति है। और डॉक्टर कौन है? नेहा। ये कौन है? डॉक्टर। तो कैसा होता कि अगर बीमार अल्पना को डॉक्टर कौन है? नेहा, ये बिना जांच के ही इलाज शुरू कर देती। हाँ, कैसा इलाज होता? यमराज के यहाँ पहुँच जाती। क्यों भाई? अगर ये चीज़ क्लियर ना हो कि अच्छा जांच क्यों करी जाती है? आधा अनुमान से बचना। ये आधा अनुमान क्या होता है? अंधा अनुमान। ये आधा अनुमान क्या होता है? अंधा अनुमान। जैसे मूवी में दिखाते हैं दर्द यहाँ था, ऑपरेशन यहाँ का कर दिया। हाँ, ये घटनाएं हकीकत की हैं। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगा। मेरी एक फ्रेंड थी तो उसके पापा के एक्सीडेंट हुआ था पैर में। एक्सीडेंट हुआ पैर में और छल्ले डाल दिए दिल में। बहुत माना हुआ हॉस्पिटल है, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो नाम देना ठीक नहीं है वरना केस ठोक देंगे वो। तो हुआ क्या कि ये बताओ एक्सीडेंट हुआ पैर का और छल्ले डाले गए दिल में। तो ये कुछ यही स्थिति है। अब वो तुम समझ सकते हो। तो कहने का मतलब अगर बीमार व्यक्ति की सही से जांच नहीं हुई, अच्छा जांच भी बीमार व्यक्ति खुद तो बताएगा नहीं, वो कौन बताएगा? डॉक्टर। और अगर सही से जांच नहीं हुई तो इलाज सही से नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है नेहा और बीमार व्यक्ति है अल्पना और दूसरी बीमार व्यक्ति है प्रियंका। ये दोनों की रिपोर्टें आपस में एक्सचेंज हो जाएं किसी कारण से, नाम भी वहाँ चेंज हो जाए जो इनका सैंपल है, तो रिजल्ट क्या होगा? प्रॉब्लम कुछ और इलाज कई हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम खराब हो जाएगी। तो कहने का मतलब सबसे पहले बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उससे क्या करता है? परामर्श। इसको कहते हैं काउंसलिंग। और तभी पर्चे में माला क्या लिखा होता है? परामर्श शुल्क 600 रुपये। तो हम कहते हैं बहुत पैसा ले रहा है। अरे उनने MBBS करा है, MD किया है, अगर डॉक्टर सर्जन है तो MS किया है। तो इसके बाद वो जांच लिखता है, फिर जांचों को समझता है और जांचों को समझने के बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई। मेडिकल साइंस का शब्द है क्या? उपचार। तो बस यहाँ पे अब एक चीज में चेंज है, बाकी पूरी प्रक्रिया वही रहेगी। जैसे मान के चलिए बीमार व्यक्ति है, उसकी जगह क्या हो जाएगा? समस्यात्मक छात्र। भाई अगर उसकी समस्या नहीं है तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? भाई जयश्री, अगर उसकी समस्या ही नहीं है तो उसे प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब वो बीमार कह लो या प्रॉब्लम, समस्याग्रस्त छात्र। समस्यात्मक छात्र कैसा होता है? आप क्लास में पढ़ने गए, उसने पेंसिल निकाली पीछे से और अपने पड़ोसी के उसका कटर छीन लिया, उसकी रबड़ खा गया। ऐसा किया नहीं किया? कभी नहीं किया। पड़ोसी को कभी नहीं सताया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई चीज़ चुराई, कुछ छीना, फाड़ा तो होगा ही। अगर कुछ नहीं बस चला तो पड़ोसी का कुछ नहीं करा तो कोई कॉपी लेके ही फाड़ दी। इसमें भी तो बहुत मजा आए, फाड़ के तो देखो, तभी तो शिकायत आती है। और स्कूल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लड़ाई होती है दो के बीच में, उन दो को कोई दिक्कत नहीं, तीसरा निकल के आता है, सर जी उनने उसकी कॉपी फाड़ दी, इधर आओ बेटा, तुम्हारी फाड़ी, उसकी फाड़ी, तुम्हें क्या मतलब? सर हम बताने आए थे। कौन हो भाई तुम? बता। इस चीज़ से मैं केंद्रीय विद्यालय में मुझे इस चीज़ ने बड़ा परेशान किया भाई। नहीं, प्रॉब्लम उसकी, मारा उसने, पिटा वो, तुम भाई बीच में क्यों आ रहे यार?
पहुंचेगी कैसे? तो इस तरीके से क्या हुआ कि वैसे ही समस्यात्मक छात्र होता है। और वहाँ डॉक्टर की जगह कौन होता है? शिक्षक। बीएड किन किन लोगों ने करा है यहाँ? उस बीएड में एक पेपर होगा, आपको ध्यान आता होगा, पेपर का नाम था परामर्श एवं निर्देशन। ध्यान आ रहा है? गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और कई बार आपको एक सब्जेक्ट चॉइस कराया जाता है कि आप अलग से लो, तो उसमें कोई योगा ले लेता है, कोई स्पेशल एजुकेशन ले लेता है, कोई गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मेरे पास बीएड में गाइडेंस एंड काउंसलिंग ही था, क्योंकि मुख्य में भी था और बीएड में एक सब्जेक्ट भी था। बड़ा मन से उसको देखा था। तो उसमें यही सब बताया गया था कि छात्र की शिक्षक क्या करेगा? जांच करेगा। बस इस जांच को कहते हैं निदान। और यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। असल में निदान, अगर आप हिंदी के संदर्भ में इसका अर्थ जाने तो हिंदी के संदर्भ में होता है छुटकारा या समस्या का समाधान। भाई अगर मैं माला मैडम के पास गया, माला मैडम मेरी ये प्रॉब्लम है, तो माला मैडम ने मेरी उस समस्या का समाधान कर दिया, तो हिंदी की भाषा में इसे कहते हैं निदान करना। असल में साइकोलॉजी का मतलब इसका छुटकारा नहीं है, साइकोलॉजी का मतलब है जांच करना। बस यही गलती हो जाती है, यही गलती हो जाती है। जैसे ये कीवर्ड आता है निदान करना, तो स्टूडेंट इसका जांच अर्थ ना पकड़ के ये वाला अर्थ पकड़ लेते हैं उपचारात्मक, और यही उनसे गलती हो जाती है। तो आपको क्या अर्थ पकड़ने जाने का मतलब? जांच। और जांच के बाद क्या होगा? समाधान या इलाज। समाधान या इलाज, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक। तो एक तरीके से तो इसको ऐसे समझें, कैसे समझें? जैसे ये आपकी परीक्षा में आने वाला है। लेकिन दूसरा ऐसे भी समझें कि जब आप टीचर बनोगे तो 40 बच्चे एक से तो नहीं होंगे ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो बच्चों की होगी, तो उनका समाधान आप इसी तरीके से करेंगे। अगर इसमें आपका हाथ तंग रह गया, इसमें आप नहीं समझ पाए, तो बच्चा तो दूर की बात, आप अपना भी फीडबैक या अपना भी उपचारात्मक शिक्षण नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप अपना उपचारात्मक शिक्षण कैसे करते हैं बताइए? जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो आप अपना उपचारात्मक शिक्षण कैसे करते हैं? वेरी गुड। हाँ, जैसे तुमने कोई टॉपिक याद किया, ठीक है, जैसे पाणिनि का कॉन्सेप्ट याद किया, फिर क्या करोगी? कैसे पता लगाओगी क्या प्रॉब्लम है? कैसे पता लगेगा? इसका मतलब कोई आप लोग पढ़ाई करते ही नहीं। जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो क्या करते हैं? कोई भी टॉपिक को पहले याद करते हैं, फिर लिख के देखते हैं। तो जो लाइनें छूट जाती हैं या जो लाइनें उन्हें याद नहीं आती हैं, वो किस में जाता है? जांच में। जांच आप कब करोगे? जांच करोगे लिख के। भाई कोई कह रहा है मैंने पाणिनि का कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया, अब उसकी जांच कैसे हुई? लिख कर। और लिखने में आधे कॉन्सेप्ट क्या हो गए? गायब। तो उनका क्या होगा? दोबारा से तैयारी करना, उनको दोबारा से फीडबैक लेना। भाई फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा अगर पहाड़े 10 तक याद करके आया, तो उसका पहाड़ा उसने दोबारा लिख के देखा, तो पता लगा 9 का पहाड़ा ही गायब 9 का पहाड़ा वो भूल गया। तो वो क्या करेगा? 9 का पहाड़ा तैयार करेगा। तो असल में अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को फीडबैक नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट। तो समझ में आया कि छात्र सबसे पहले किसके पास जाएगा? शिक्षक के पास, या शिक्षक छात्र के पास आएगा। फिर क्या होगा? निदान। निदान का मतलब जांच। और फिर क्या होगा? उसका उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक, ये मैंने उस दिन भी पढ़ाया था। ये यहाँ तक किसी को डाउट है? क्लियर हो गया? आगे बढ़े? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? निदान। सबसे पहले क्या होगा? निदान के बाद इलाज या उपचारात्मक शिक्षण। तो अब आ जाइए यहाँ पे, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण। अब निदानात्मक परीक्षण कैसे किया जाएगा बताओ? जैसे मैंने आपको, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक टीचर हैं, इन्होंने आपको कल 21 जो हैं वो EVS शिक्षण के पॉइंट पढ़ाए। प्रियंका ने आप लोगों को 21 EVS शिक्षण के पॉइंट पढ़ाए। तो इसका उपचारात्मक अध्यापन कैसे होगा? टेस्ट लेंगे, उसको क्या कहते हैं? पहले निदानात्मक परीक्षण। पहले निदानात्मक परीक्षण। आज आपका निदानात्मक परीक्षण है। कौन सा परीक्षण है? तो जैसे ही आप टेस्ट दोगे तो खट आपको अगर जब कॉपी चेक होगी तो पता लग जाएगा कि आपके कितना याद है और कितना याद नहीं है। और जिसके कम नंबर आएंगे या जिसके कम पॉइंट याद होंगे उसको फीडबैक दिया जाएगा। इसे कहेंगे उपचारात्मक
तो ये कई प्रकार के परीक्षण हो सकते हैं। पहला मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, और प्रैक्टिकल भी हो सकता है। आज तक कोई टॉपिक पढ़ाओ, वो अलग चीज़ है। पहली बात तो तुम यहीं रहो, तुम कहीं और से अभी आइयो, थोड़ी देर रेस्ट करो, इसके बाद बोलना। क्वेश्चन ये कि आखिरकार टेस्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पहले क्या होगा, निदात्मक परीक्षण, जांच। सबसे पहले क्या करोगे, जब जांच ही नहीं करोगे तो इलाज क्या करोगे, फिर तो झोला छाप जैसी स्थिति हो गई। बोले क्या है, अपना अनुमान लगाया और दवाई दे दी। लेकिन जांच के द्वारा क्या होता है, पता लगता है। जैसे तुम्हारी फिजा मैडम की जांचें हुई हैं, तो शुगर नील, आरबीसी नील, ये वो नील, कई चीज़ें उसमें क्या हो गई हैं, नील हो गई हैं। अब मीठे को कह दो कि भाई मुनक्के खा ले, नहीं खाऊंगी, मिठाई खा ले, नहीं खाऊंगी, मन नहीं है, तो भाई मन नहीं है तो ठीक है, मन का मत होने दो, और फिर शुगर भी नील हो गया। भाई बॉडी में जान कहाँ से आती है, ग्लूकोज से आती है। तो सब कुछ खाना पीना चाहिए, कभी भी ये नहीं कि ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। जैसे ये मीठे से तो खाना ही नहीं है। किन छात्रों के समक्ष समस्याएं, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मेरे फुफेरे भाई का जो पोल्ट्री फार्म है, तो उसमें क्या है कि वहाँ एक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, बीमार मुर्गियों में नजर रखता है। क्यों नजर रखता है बीमार मुर्गियों पे, कि अगर उसे तत्काल अलग नहीं करा तो वो एक बीमार मुर्गी क्या करेगी, सबको बीमार कर देगी। तो पूरी क्लास में उन बच्चों की छटाई करना है जो बच्चे समस्यात्मक हैं या जिनको प्रॉब्लम आ रही है, जिनको प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले क्या होगी कि किन छात्रों के समक्ष समस्याएं आ रही हैं। जैसे हमारे यहाँ तो 2 ही हैं, नहीं 3 हैं, तीन ऐसे प्रयोग हैं जिनको समस्याएं आती हैं, और चौथा जो है अभी कंफ्यूजन में है, वो कभी पार हो जाता है, कभी नीचे आ जाता है। ठीक है, 3 तो कन्फर्म है, ठीक है, नाम नहीं लेंगे, 3 तो कन्फर्म है, समस्याएं आती हैं। चौथा बैठा हुआ है तुम्हारे सामने, जो कभी ऊपर हो जाता है तो कभी नीचे हो जाता है। क्लियर हो गया, जाँच करनी है, और जाँच से क्या पता लगेगा कि किन बच्चों को प्रॉब्लम आई है और किन स्थलों पर उन्हें कठिनाई है। यह 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 जांच करी किन स्टूडेंट को, और उन स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम है, हिंदी में है, साइकोलॉजी में है, मैथ में है, कहाँ है। क्लियर है। और नेक्स्ट कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों का पता लगाना। ठीक है, अब असल में 2 चीज़ें हैं यहाँ। एक चीज़ तो ये है, अब कमजोरी का पता लगाना क्या है, एक गृहिणी या एक बहू कह रही है अपनी सास से आज खाना बना ही नहीं, आज खाना बना ही नहीं। तो अब सास को ये चिंतन करना चाहिए इसके पीछे कारण क्या है। ये नहीं कि प्रवचन शुरू कर दिए। तो पता लगा 2 कारण हो सकते हैं, या तो बहू को खाना बनाना नहीं आता, या घर में गैस खत्म हो चुकी है। तो इलाज ऐसे बेहतर होगा, या फिर नहीं, पहले समझना तो पड़ेगा भाई कारण क्या है। तो असल में ये कमजोरियों का पता लगाना, कि पता लगाओ कि घर में गैस खत्म थी या बहू को खाना बनाना नहीं आता है। ठीक है, 2 में से कौन सी कंडीशन है। ये कोई नई बात नहीं है। खाना आजकल ऐसी लड़कियां तैयार हो रही हैं कि जिन्होंने, मम्मी ने क्या सोचा, इंटर तक तो खाना बना नहीं दिया, बेटा तो पढ़ ले, हम फ्री हैं, हम खाना बनाएंगे। बैठे होंगे यहाँ कुछ ऐसे लोग जिनके घर में खाना उनकी मम्मी बनाती हैं। बताओ किनके घर में बनाती हैं मम्मी, देखो है, तुमसे क्यों नहीं बनवाती, क्योंकि बेटी पढ़ ले। अब बेटी ने इंटर तो कर लिया, अब बीए में या बीएससी या ग्रेजुएशन चली गई हॉस्टल, दिल्ली हॉस्टल चली गई, लखनऊ चली गई, वहाँ खाना कहाँ मिला, मैस में, बनाना नहीं पड़ा, तो 3 साल वहाँ नहीं सीख पाई, फिर 2 साल पीजी किया, खाना फिर नहीं सीख पाई, इसी दौरान हो गई शादी। हाय राम, अब तो क्या करें, खाना बनाना नहीं आता। 1 हफ्ते में, असल में कुकिंग कोई 1 हफ्ते का गेम नहीं है। अगर रुचि आ गई तो खाना बन जाएगा, और रुचि नहीं है तो खाना नहीं बनेगा। तो क्या क्या जाना हमने, सबसे पहले जांच करें, फिर किन छात्रों, उन छात्रों की पहचान करें, उन्हें अलग करें। जो आजकल हमारे यहाँ सेक्शन व्यवस्था बनाई गई थी, वो यही चीज़ को लेकर बनाई थी। जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो ग्रुप ए में, जो औसत हैं वो ग्रुप बी में, और जो बेचारे बेकार हैं वो ग्रुप सी में। असल में कोई बच्चा बेकार नहीं होता, कोई बच्चा गलत नहीं होता, किसी ऐसा कोई नहीं है। भाई मैं तो तब मानूँ कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सबको मूवी दिखाओ, फिल्म दिखाओ सबको समान रूप से, और सबसे उगलवाओ कि फिल्म की कहानी क्या है, तो सभी उगलेंगे। तो अगर बच्चा मंदबुद्धि होता या बच्चे को समझ में नहीं आता तो फिल्म की कहानी वो क्यों उगल देता। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल 2, अगर पड़ोस में लड़ाई हुई और उसने सही ढंग से लड़ाई सुनी और पूरी की पूरी आके पेस्ट कर दी, इसका मतलब माइंड सही है।
अब अगर उसके घर में कोई भाभी है या कोई बहन है या कोई और है, उनके बीच लड़ाई हुई, उस बात को तुमने ज्यों का त्यों पूरा प्रस्तुत कर दिया अपनी मम्मी के सामने, तो ये 3 सबूत हैं कि बच्चा माइंड से कमज़ोर नहीं है। तो फिर पढ़ाई में रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? पढ़ाई में रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आ रहा है, मन जो है वहाँ पर नहीं लग रहा है। मन जो है वो और चीज़ों में लगता है, बट पढ़ाई में नहीं लगता, जिसके कारण रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो सारा खेल किसका है? रुचि का। जैसे भैया की जब काम की बात होती है तो समझ में आ जाती है, और जब काम की बात नहीं होती तो मतलब नहीं है। भाई मैं अपनी बताऊं, मुझे क्रिकेट समझ में नहीं आता। मेरा छोटा वाला भाई जो है, जब वो IPL चलता है या दूसरे वर्ल्ड कप चलते हैं, रात रात भर लैपटॉप पर चिपका रहता है, रात रात भर। मैं समझ ही नहीं पाता क्या मज़ा आता है। अब जब फीफा वर्ल्ड कप आता है तो इंडिया के हिसाब से वो रात में चलता है, क्योंकि जब वहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होती है। और मुझको ऐसी तलब लगती है कि मुझसे लैपटॉप उस समय नहीं छोड़ा जाता, और मेरा भाई मुझसे परेशान रहता है, फुटबॉल में तुम्हें क्या समझ में आता? तो सारा खेल रुचि का है कि मेरी फुटबॉल में रुचि आती है, मैं रात रात भर वहाँ टिका रहता हूँ। उसको क्रिकेट में आती है, वो रात रात भर क्रिकेट में लगा रहता है। जब एक कार आती है आपके घर पे नई, तो आप 3 दिन में क्यों सीख जाते हैं? रुचि। और जब आपके घर पे ट्रक आता है तो आप क्यों नहीं सीख पाते? उसमें रुचि। ट्रक कोई ना चलाएंगे, लेकिन होते हैं कोई सिरफिरे, बोले लाओ ट्रक ही चलाएं, क्यों? ठीक है। जैसे कुछ लोग क्या है, बुलेट देखी और बुलेट देखने के बाद लड़कों से छीन ली, और छीनने के बाद क्या करा? ड्राइव करी। समझ सकते हो तुम? ऐसा बंदा अपने बीच बैठा है, जब बुलेट को देखता है तो उसे रुका नहीं जाता, पहले तो बुलेट वो छीनता है और इसके बाद उसको चलाता है, और वापस ईमानदारी से लाकर वापस कर देता है। जॉब के बाद पहली चीज़ क्या लेगी? बुलेट या कार? कुछ नहीं लेगी, बुलेट लेगी। हाँ, चल बुलेट ले लेना, कोई बात नहीं, तुझ पर लगेगी भी सही, दिक्कत क्या है? अगला देखो, निदान हो जाने पर ही उपचारात्मक शिक्षण संभव है। अगर निदान हो गया, भाई जब कारणों का पता लग गया कि घर में खाना क्यों नहीं बना, क्योंकि गैस नहीं थी, फिर गैस आ गई और खाना बन गया। अब अगर दूसरा कारण है कि बहू को खाना बनाना ही नहीं आता, तो फिर भैया दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, सास को लगना पड़ेगा, जो भी करना पड़े। क्यों, आजकल की सासें भी तो बहुत एडवांस है, मौका कैसे मिलेगा कहने को? भाई सास को तभी तो मौका मिलेगा। सास जब तक बहू को प्रवचन ना दे, वो सास ही सास नहीं है, फिर तो माँ हो गई ना। भाई जैसे जब सास अगर बहू को प्रवचन ना दे, फिर तो माँ हो गई, फिर सास काय बात की? और ननद और सास में ना हो, ननद और बहू में ना हो, भाभी में ना हो, तो फिर बात ही क्या है? तो ये कुछ रिश्ते जो हैं, इनमें लड़ाई प्रवचन जो है जरूरी है। तेरी कोई भाभी है, आने दे, फिर देख सारा खेल। तुम सब बहनें एक तरफ और भाभी एक तरफ, जीत किसकी होगी? ये लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, जिस दिन मौका लग गया छोड़ना ही नहीं, कहना भैया को जाने दो बस घर से बाहर, उसी टाइम का तो इंतजार है। क्यों भाई, ऐसा ही होगा ना? नहीं होगा? अच्छा, ससुर बहुत चालाक होते हैं, वो नहीं उलझते बहुओं से। उन्होंने कहा यार सास ने, वो क्या सोचते हैं पता है उनके माइंड में क्या चलता है? बोले इनने जिंदगी भर मुझे परेशान किया। किनने? मेरी वाइफ ने, यानी सास ने। बोले अब कोई आया है इन्हें परेशान करने वाला, तो इसी मारे बहुत, तुमने कभी भी देखना सास और बहू के बीच जब झगड़ा होगा तो ससुर जी बीच में आते ही नहीं है, अंदर ही अंदर क्या है, मुस्कुराते हैं, अरे अब सही है, अब तो बात बनने दो। 1-2% वो तो भाई रेयर केस होगा कि आ जाते हैं, वरना भाभी क्या आता है, मज़ा आता है। बोले चलो कोई तो मिला चुनौती देने वाला, अभी तक तो इसे परिवार में किसी चुनौती नहीं दी। मैंने कहा था किचन यहाँ बनेगा, लेकिन इन्होंने किचन बनवाया यहाँ। अब आइए बहू, अब वो कह रही किचन यहाँ नहीं, किचन होगा वहाँ। तो ये क्या होता है, एक तरीके से जांच करने के बाद ही पता लगता है कि कारण जो हैं क्या रहे हैं खाना ना बनने के। तो निदान हो जाने पर ही उपचारात्मक शिक्षण संभव है। और निदान नहीं हुआ तो पता लगा बच्चा रो रहा है, उससे चॉकलेट नहीं मिली, बच्चा रो रहा है उसे चॉकलेट नहीं, तू क्या कह रहा है, पढ़ 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 नहीं तो भूत बना देंगे। अब वो कह नहीं पा रहा मुझे चॉकलेट नहीं मिली, तो कहने का मतलब उसकी भी क्या होती है, कुछ नीड्स होती हैं, और वो आवश्यकताएँ पूरी नहीं होंगी तो काम नहीं होगा। क्यों सौम्या, चॉकलेट वॉकलेट खाई? हाँ बेटा, कुछ बड़े लोग भी हैं यहाँ पर जो चॉकलेट खाते हैं, तेरी भी छीन के खा जाएंगे, चक्कर मत रही है, वो देख ले। हाँ, तेरी भी छीन के चॉकलेट खा जाएंगे जो टाइम से पहले, पता भी नहीं लगेगी, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। ठीक है, यदि डॉक्टर की निदान प्रणाली में यानी जांच प्रणाली में कोई कमी हो गई या सही ढंग से अगर कमी हो गई तो सही ढंग से इलाज नहीं हो पाएगा।
अध्यापक यदि विद्यार्थियों की कमजोरी के कारणों का पता लगाने में भूल कर दे तो उसके निर्देश उतने सफल नहीं होंगे, उसके निर्देश उतने सफल नहीं होंगे। इन कठिनाइयों के कारण, तो कारण क्या है? 1 2 3 4 5 6 कारण है। पहला है मंदबुद्धि। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मंदबुद्धि कुछ होता ही नहीं है। मुझे आज तक एक बच्चा नहीं मिला जो मंदबुद्धि हो। असल में कोई बच्चा मंदबुद्धि नहीं होता है, बस ये है रुचि की बात है, कहीं मन लगता है कहीं मन नहीं लगता है। वही बच्चा जो क्लास में 0 नंबर लाता है उसे तुम प्यार से पढ़ाओ, एग्जाम्पल मूवी के लो, उसके आसपास के लो, उसके परिवार के लो, तो बच्चा भी समझने लगता है। असल में हाँ, एक शब्द इनके लिए सही आएंगे, वो शब्द क्या है? धीमा सीखने वाले। ये शब्द मुझे अच्छा लगता है, धीमे सीखने वाले। ये लोग थोड़ा सा धीमी गति से सीखते हैं क्योंकि रुचि कम होती है, मन लगाना पड़ता है। अच्छा, कोचिंग जो है वो अचेतन मस्तिष्क पर काम करती है। कोचिंग या स्कूल, अब बच्चा लगातार स्कूल जा रहा है तो अचेतन मस्तिष्क पर काम हो रहा है, कोचिंग आ रहा है या घर पे ट्यूटर आ रहा है, तो यहाँ पे उसके टारगेट रहता है कि मेरे को पढ़ना है। तभी तो एक बच्चा अगर ऑनलाइन पढ़ रहा है, एक कोचिंग में पढ़ रहा है, तो कोचिंग वाले में सुधार क्यों होता है? क्योंकि कोचिंग वाला जो लगातार कोचिंग आता है, चारों तरफ से माहौल मिलता है, फिर अचेतन मस्तिष्क पर काम होता है, तो क्या होता है? वो चीज़ें धीरे धीरे सीखने लगता है। पता लगा उसके नंबर आ रहे हैं कम, दूसरे का आ रहे हैं ज़्यादा, धीरे धीरे वो ग्रो करने लगता है। फिर है हीन भावना। ये बहुत खतरनाक फैक्टर है। ये हीन भावना क्या होती है, कोई समझाएगा एग्जाम्पल देकर? बताओ। बच्चे कहते हैं कि हमारी सारी चीज़ खा लो, वो चीज़ खा लो, तो अगर हम मतलब टीचर बच्चे एक चीज़ खाएगा, एक बच्चे की सबकी नहीं खाएगा, तो मतलब बच्चे कहते हैं ये भावना नहीं कि मतलब सबकी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, हम तो एक। अच्छा, मतलब सही बात है कि अगर टीचर आपके लिए कोचिंग लेके आया और आपने नहीं खाई तो उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी। असल में यही हीन भावना होती है, अपने को कमतर समझना, अपने को कमज़ोर समझना, अपने को बहुत कमज़ोर समझना। कई बार होता है कि बच्चे, आप पानी पी रहे हैं, आप बच्चे ने कहा मेरी भी पानी पीजिए, मेरी बोतल, तो आपने नहीं पिया, तो फिर होता है। कई बार उसके जैसे शादी पार्टी में गया, उसके कपड़े कुछ कम डार्क हैं, हालांकि कपड़े बहुत अच्छे हैं, कपड़े ए ग्रेड के, लेकिन कलर में थोड़े से हल्के हैं, और दूसरे कलर में कपड़े बहुत हाई फाई डार्क हैं, चमकीले हैं, तो उसके अंदर हीन भावना आ जाती है। और ये ऐसा नहीं, दूसरे बहन भाइयों में आ जाती, भाई भाई में आ जाती है। जैसे आपने क्या करा, पिता के दोनों बच्चे समान हैं, एक बच्चे को कलरफुल ड्रेस दे दी और एक बच्चे को थोड़ी हल्की ड्रेस दे दी। अब दूसरे के मन में ये बात आ जाती कि मेरी ड्रेस उतनी बेहतर नहीं है। अभी से ये कौन समझाए कि बेटा वो कपड़ा जो है तुम्हारा बेहतर है, जबकि देखा जाए तो कलर उसका बेहतर है। तो इस कुल मिला के ये आपके अंदर हीन भावना नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट में ये 3 तरीके से आती है। पहली आती है अपने परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर कि मेरे पापा मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं, मेरे भैया मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं, मेरी भाभी मेरे साथ भेदभाव कर रही हैं। तो पहली बात, वहाँ से बचना चाहिए। आपकी कोई औकात नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं है। जिस दिन जॉब लगेगी उस दिन इज्जत खुद ब खुद बन जाएगी। इज्जत कभी अपने आप नहीं बनाई जाती है, इज्जत मिलती है। जिस बहन की घर में गवर्नमेंट जॉब होती है, तो अगर 4 बहनें हैं और एक बहन की गवर्नमेंट जॉब है, तो इज्जत किसे मिलेगी? तो कहने का मतलब, जिस काम के लिए आपको उतारा गया है, जिस काम के लिए आपको बनाया गया है, आप वहाँ अपना 100% दें। अगर जॉब लग रही है, आप कुछ बेहतर काम कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगी? अपने आप इज्जत मिलेगी। तो पहली हीन भावना कहाँ से आती है? परिवार से। और इसका इलाज क्या है? तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम कुछ नहीं हो, तुम अपना पढ़ाई करो, जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन इज्जत मिल जाएगी। दूसरी आती है अपने सहेलियों से या अपने साथियों से। तो उसका एक ही तरीका है, ये मत सोचो पड़ोसी के घर में क्या बन रहा है, ये सोचो तुम्हारे घर में क्या बन रहा है और तुम उसे कैसे बेहतर करोगे। अब पता लगा पड़ोसी के यहाँ से खुशबू आ गई तो अपनी सब्जी छोड़ दी, अपनी सब्जी बोले अब लगाओ हिसाब किताब कैसे उसकी सब्जी गायब करी जाए। तो दूसरा काम ये मत करो कि दूसरा हमारा दोस्त कितना टैलेंटेड है। जैसे मैं भी कई बार इस चीज़ से परेशान रहता था जब मैं हाई स्कूल इंटर में था कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती थी, मुझे प्रॉब्लम होती थी और कई बार लोग हमसे काफ़ी आगे होते थे। और जब से मैंने इन सब चीज़ों पर ध्यान हटाया तब से मैंने काफ़ी अच्छे सीख पाया और असल में आज देखा जाए तो हम उनसे काफ़ी आगे पहुंच गए। वो आज भी ज़्यादा ऊपर नहीं निकले। पता लगा कोई पुलिस में जॉब कर रहे हैं, कोई लेखपाल बन गए हैं, कोई कहीं पे हैं। और तो कहने का मतलब जो है, आप जितना दूसरों पर फोकस करेंगे उतनी समस्याएं आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। और दूसरी हीन भावना कहाँ आती है? दोस्तों से और साथियों से। और तीसरी हीन भावना आती है समाज से।
तो भैया समाज का तो एक ही इलाज है, वो ना कल किसी का था ना आज किसी का है। अब मैं ही अगर परचूनी दुकान पे जाता हूँ तो वो मुझसे ये कहते हैं दुकान वाले, बेटे तुम कब तक पढ़ते रहोगे, लेखपाल में ही ट्राई क्यों नहीं कर लेते, पुलिस में ही ट्राई क्यों नहीं कर लेते, कोई ग्रुप डी में ट्राई। तो भैया ये तो समाज है, अब तुम इसे क्या जवाब दे सकते हो भाई, उससे क्या कहोगे बताओ। तो आप सब लोगों को जवाब नहीं दे सकते, तो सबके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। भाई अगर परचूनी दुकान वाला मुझसे ये कह रहा है कि तुम लेखपाल क्यों नहीं बन जाते, तो मैं उसे क्या जवाब दूं। उसे क्या पता कि एमएड क्या होता है, उसे क्या पता पीएचडी क्या होता है, उसे क्या पता असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है, भाई उसे क्या पता, और मैं उससे क्यों बहस करूं। तो मुझे भी वहाँ यही कहना चाहिए, हाँ हाँ आपकी बात सही है, मैं आगे से ध्यान दूंगा। ये सबसे बेहतर तरीका है। अब तुम वहाँ सिद्ध करने में लगे, तुम कर लो सिद्ध, अब 2 मिनट में तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा क्या, तो अब तक जॉब क्यों नहीं ली। अब बताओ तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारे ऊपर क्या क्या आफते हैं, फिर पूरी डिटेल बताओ। तो भैया फिर क्यों बताओ, अगर तुम उसके आधार पे अपनी ज़िंदगी तय करोगे तो फिर हीन भावना आनी तय है। अपनी लाइफ अलग जियो, उसकी लाइफ अलग जियो, कोई तुम्हें किसी से मतलब नहीं है। और वो कहते भी हैं, वो संदीप महेश्वरी क्या कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोग हैं ही हैं। वो एक कहानी सुनी थी ना पिता पुत्र की। एक बार क्या हुआ था, एक पिता पुत्र अपने घोड़े के साथ जा रहे थे, रास्ते में क्या हुआ, पिता ने कहा बेटा तू घोड़े पे बैठ जा, क्योंकि दोनों लोग बैठेंगे तो घोड़ा मर जाएगा, तो हम मतलब लोड ज़्यादा आएगा, तो पहले तू बैठ जा, कुछ दूर बाद मैं चल दूंगा। तो बेटे को पिता ने घोड़े पे बिठाया और चलने लगे। तभी क्या होता है कि जब बेटा आगे पहुंचता है तो कुछ लोग मिलते हैं रास्ते में, कैसा बेटा है, कलयुगी बेटा है, अपने बाप को पैदल चला रहा है, बूढ़े बाप को, खुद कहाँ बैठा है घोड़े पे, मूर्ख है। अब बेटे ने बाप ने जवाब सुनी, बोले हाँ भाई सही बात है बेटा, तू नीचे आ, अब मैं ऊपर बैठता हूँ, तू पैदल चल। अब वो जैसे ही थोड़ा सा आगे पहुँचे, फिर कुछ लोग मिले, कैसा कलयुग आ गया है, बेचारा बच्चा पैदल चल रहा है और बूढ़ा बाप जो है वो घोड़े बैठा है, उतर नीचे उतरो, ऐसे कोई ना होता है। बाप बोले बात सही है बेटा, दोनों नीचे उतरते हैं। अब जब दोनों जा रहे हैं, फिर वो आगे पहुँचे, आगे पहुँचने के बाद क्या हुआ, कुछ लोग मिले, बोले कैसा पागलों का जमाना आ गया है, घोड़ा खाली जा रहा है और पिता ये दोनों बेचारे पैदल जा रहे हैं। बोले यार बात तो इनकी भी सही है। अब दोनों घोड़े पर बैठ गए और जब आगे पहुंचे तो फिर लोग मिले, बोले हे ईश्वर ये कौन सा जमाना है, इस बेचारे निरीह प्राणी पर कितना अत्याचार, पिता पुत्र दोनों देखो इसके ऊपर बैठे हैं। दोनों लोग नीचे उतरे, बेटा ये है दुनिया, आज से इसके बारे में नहीं सुनना, जैसे हम कर रहे थे वो तरीका सही था, भाई थोड़ी देर तुम बैठ जाओ, थोड़ी देर हम बैठ जाएं। तो अगर इस दुनिया के चक्कर में रहोगे तो हीन भावना डिप्रेशन में आ जाओगे। और दीवारें होती हैं 2, एक होती है आपके अंदर की और एक होती है समाज की। पहले समाज की दीवार तोड़िए, पहले अपनी दीवार तोड़िए और दूसरी समाज की दीवार तोड़िए। अपनी दीवार क्या है कि मैं कर जाऊंगी, मैं कर लूँगी, मैं सी-टेट कर लूँगी, मैं सुपर टेट कर लूँगी, ये अपनी दीवार है। और अगर तुम्हारा मन कह रहा है नहीं कर पाऊँगी तो इसे पहले तोड़ दीजिए। पहले मन की दीवार तोड़िए, फिर समाज की दीवार तोड़िए। और समाज से देखो जितना बच के रहोगे उतना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और समाज में जितना घुल के रहोगे, जितना मिल के रहोगे, वो तुम्हें और चौपट करेंगे। पता लगा फूफा आ गए, मौसा आ गए, जैसे हमारे घर भी यही होता है, मामा आ गए या फूफा आ गए, इसकी शादी कब कर रहे हो। अब तुम लगाओ ध्यान तो टेंशन हो ही जाएगी। इसका आंसर सुनो, भाई तुम्हें 1 कप चाय बनाना है, अगर बर्तन धुला हुआ नहीं है तो क्यों टेंशन लेना, बर्तन धो लो, कप धो लो, चाय बनाओ, खुद भी पियो, फैमिली को पिलाओ, अपनी चाय लेके ऊपर निकल जाओ, क्यों चक्कर में पड़े रहो किसी के। तो कहने का मतलब हीन भावना से जो नहीं बच पाया वो मर गया। अच्छा कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है जो दूसरों को देख के आप कारण ही ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, तो भैया ऐसे लोगों से दूर रहो। जे तुम्हें खुद तो इनका तो कुछ होने वाला नहीं है कि दूसरों को देख देख के टेंशन में आ जाते हैं कि जे वो, तो इनका खुद तो कुछ होना नहीं है, जो तुम्हारी सत्य और पीट देंगे। जैसे हमारा एक नाम नहीं लूँगा, एक दोस्त था, उसकी आदत ऐसी थी, वो जिसे देखो हाय, जिसे देखो हाय। मैंने से कई बार समझाया, मैंने भाई हाय 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 का मतलब क्या है, तू लोगों को देख के क्यों इतना कलेश करता है। भाई तेरी ज़िंदगी अलग है, उनकी अलग है। हाय हाय में ही हाय हो गई, शादी हो गई, आज 2 बच्चे हैं, फिर हाय, अब फिर रो रहा है। अरे भाई जब तुझे पढ़ने का समय था तो पढ़ लेता, काहे दूसरों से एलर्जी कर रहे हो, काहे जलन कर रहे हो, दूसरों को देख देख के टेंशन में आ जाना। खाना नहीं खाता था वो, टेंशन में इतनी ज़्यादा जलूसी। मैंने भैया इससे दूर रहो, ये अपना व्यक्तित्व खराब कर देगा। अगला है अंगीय दोष। अंगीय दोष समझाओ। जैसे नंबर 1 दृष्टिबाधित, मूकबाधित,
अस्थि विकलांग, अब पता लगा मैं बैठ के पढ़ना है, लेट के पढ़ रहा, हड्डी टूट गई, या हड्डियाँ टूटती हैं, बीमारी होती है तो उसमें हड्डियाँ अपने आप टूटने लगती हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। ये भावनामय क्या होता है? इमोशनली जो होता है, बहुत अच्छा मूड था, पढ़ने बैठे, मम्मी ने कुछ कह दिया, मुंह फूल गया, अब हम ना पढ़िए। क्यों? मम्मी के लिए पढ़ रहे हो क्या? तो मुंह फूल गया तो पता लगा 3-4 दिन के लिए गए। तो इसलिए भावनाओं से बच के रहें, भावनाओं से बचकर रहें, ठीक है? तुम जो सोच रही हो वो मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, ठीक है? शब्द क्या है? भावनाओं से बचकर रहे। अब तुम कहोगे हम में कंट्रोल ही नहीं होता, तो ठीक है भैया, जब दर्द है तुम्हारी किस्मत में तो झेलो। पता नहीं रात ही मुझसे कोई कह रहा था मैं बहुत टेंशन में हूँ, ध्यान नहीं आ रहा कौन कह रहा था, मैं क्यों टेंशन, अगर तुम्हारी टेंशन लेने से वो माहौल चेंज हो जाए, वो सिचुएशन बदल जाए, तो तुम टेंशन लो। रुचि का अभाव, ये मेरा सबसे फेवरेट है। मैं असल में कुछ मानता ही नहीं, मैं एक सिद्धांत मानता हूँ, वो क्या है? अगर रुचि है तो कॉन्सेप्ट, और रुचि नहीं है, घोड़े को खींचकर तालाब तक ला तो सकते हो पर पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और अगर घोड़े की रुचि पानी में है तो तुम रोक लो, उखेड़ के पहुंच जाएगा। तो ये मुझे बहुत पसंद है। तभी मैं कहता हूँ बच्चों को इंटर के बाद पढ़ाना नहीं चाहिए, उनकी राय जाननी चाहिए कि वो आखिरकार करना क्या चाहते हैं। अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो जा बेटा बिजनेस में, अगर वो पढ़ने की इच्छा जाहिर करना चाहते हैं तो पूछो कि आखिरकार करना क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाना चाहिए। ज़बरदस्ती DU से BA करा दिया, फिर PhD करा रहे हैं, फिर M.Ed करा रहे हैं, तो भाई वो क्या करेगा? ये ज़बरदस्ती वाला है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको ज़बरदस्ती B.Ed BTC करा दिया जाता है और फिर आप सर पीटते हैं, हाय हमारा CTET नहीं हो रहा, हाय हमारा, भाई UPTET कहाँ से हो जाए? क्योंकि जो तुम्हें कराया गया है वो ज़बरदस्ती कराया गया है। और उद्देश्य क्या था? अच्छी शादी हो जाए, कई बार शादी के लिए B.Ed BTC लड़कियों को करा दिया जाता है। अच्छा, पीलीभीत में मैंने एक बड़ी अच्छी खास बात देखी कि जिसके पास B.Ed BTC होता है वो अपने आप में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मतलब उसके अंदर ये भावना रहती है कि अगर मैं B.Ed हूँ, मैं BTC हूँ, तो मेरे पास कोई ब्रह्मास्त्र है। अब मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ, बेटा इस B.Ed का क्या अचार डालोगे? नहीं, अचार डालोगे क्या? भाई एक चीज़ तो ये कि आपने B.Ed BTC करा, फिर आपने TET करा, फिर आपने CTET करा, फिर आपने सुपर TET करा और नौकरी लेके आप 60,000 रुपये महीने का कमा रहे हो, तो ये बात तो मुझे समझ में आती है। पर ये क्या बात है कि तुम B.Ed को धारण करके घूम रहे हो और कह रहे हो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो भाई मुझे ये चीज़ मैंने अक्सर पीलीभीत में ही देखी, ऐसा मैंने कहीं और नहीं देखा। जैसे बरेली में क्या होता है, अगर लड़की B.Ed कर लेती है तो उसका अगला टारगेट होता है CTET या TET करना, वो बड़ा मेहनत से TET फिट करती है, और तीसरा टारगेट होता है जॉब लेना, फिर वो जॉब भी ले लेती है। पर यहाँ क्या है, B.Ed होना ही अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है। तुम BA वाले हो, हम B.Ed वाले हैं, तुम्हें नहीं पता लगा वही BA वाला SSCGL में जॉब ले गया, कल को कार से घूम रहा है, और B.Ed वाले अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा हैं। बोले कहाँ गए, बात खत्म। अब आया दोषपूर्ण अध्यापन। तो यहाँ तक की जितनी बातें थी 1 2 3 4 5 ये बातें थी स्टूडेंट की, किसकी थी? छात्र की। अब एक बात आई शिक्षक की, दोषपूर्ण अध्यापन। अब शिक्षक की गलती क्या होती है? शिक्षक की गलती से मैं ही हूँ, मैंने आपको कितने पॉइंट पढ़ाए? 22 पॉइंट पढ़ाए EVS शिक्षण में। अब मेरी गलती क्या हो जाती कि अगर मैं आज आपका टेस्ट नहीं लेता, फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको फीडबैक नहीं देता, तो गलती किसकी है? शिक्षक की। कई बार गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। गलत तरीके से पढ़ाना क्या है? टीचर आया, उनने कहा बच्चों कॉपी खोलो लिखो, प्रकाश संश्लेषण में पानी और सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। पौधा अपना खाना पत्ती में बनाता है और पत्ती में बनाने के बाद पूरे भोजन पौधे को मिलता है, और ये प्रकाश संश्लेषण होती है, लिख लो और कल को याद करके आना, सुना देना। अब बच्चा आया, उनने सुनाया, बात बनी? नहीं बनी। असल में ऐसी ही टीचिंग हो रही है। और वास्तविक टीचिंग क्या है? बच्चों कल को पौधा लेके आना, कल को पौधे के बारे में कुछ जानेंगे। अब बच्चा कल को पौधा ले आया, हाँ भाई पौधा ले आए, लेके आओ अपने अपने पौधे। कुछ होते हैं बच्चे शैतान, ले आएंगे नागफनी कैक्टस, कीकड़, बेरी का पेड़ छोटा सा, जानबूझ के कांटे चुबाने के लिए बहाना चाहिए, कांटा रख लिया हाथ में, कैक्टस है हाथ में, जो मिला हल्के से कांटा मार दिया। सर जी हमें क्या पता, हम तो कैक्टस लाए थे।
तो ये क्या हो गई, टीचिंग। तो एक टीचिंग ये है, तो कहने का मतलब अगर टीचर अच्छे ढंग से पढ़ा रहा है तो इसे कहते हैं अच्छा शिक्षण, और टीचर गलत तरीके से पढ़ा रहा है तो क्या है, दोषपूर्ण अध्यापन, तो भी बच्चा नहीं सीख पाता है। उपचारात्मक शिक्षण छात्रों को अधिगम कठिनाइयों में सहायता प्रदान करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया नहीं है। तुम कहो कि कोई एक निश्चित प्रक्रिया है, कोई एक निश्चित रास्ता है जिसके द्वारा हम बच्चे की हेल्प कर देंगे या बच्चे का उपचारात्मक शिक्षण कर देंगे। असल में कोई रास्ता नहीं है, कोई एक निश्चित रास्ता नहीं है, न एक प्रक्रिया है, क्योंकि ये व्यक्तिगत होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। कई बार क्या है कि बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपने बस बच्चे को फ़ोन कर दिया, मान के चलो किरण मैडम है, इन्होंने अपनी स्टूडेंट को कॉल कर दी कि मैं किरण बोल रही हूँ, बेटा कैसी हो, सॉरी किरण नहीं आरती, आरती, मैं आरती बोले, किरण है कौन, मैं यही नहीं समझ में आ रहा कि किरण का बार बार नाम आ रहा है। कोई स्टूडेंट थी तो अपना किरण, अरे किरण थी तो, हाँ कोचिंग में थी तो किरण थी, हाँ उसी की किरण का ही ध्यान आ जाता है बार बार। दूसरी वाली किरण थी, वो भी भाई साहब बहुत फास्ट थी कि ये करना है वो करना है। शायद टैट हुआ नहीं हुआ, टैट नहीं हुआ, टैट नहीं हुआ, फंस गई टैट नहीं हुआ। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने आरती मैडम ने अपनी स्टूडेंट को कॉल लगा दी, अब बच्चा मोटिवेट हो गई, बच्ची क्या हो गई, मोटिवेट हो गई, अरे हमारी मैम ने हमें कॉल करी, हो गया समझो काम, फिर दोबारा वो टेंशन में नहीं आएगा और काम को अच्छा करके लाएगा। तो कहने का मतलब ये उपचारात्मक शिक्षण का कोई एक रास्ता नहीं है, कोई एक निश्चित प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल होता है। कैसा होता है, पर्सनल होता है। पर्सनल कहते हैं व्यक्तिगत, आप जैसे चाहे वैसे बच्चे की हेल्प कर देते हैं। इसी को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, अपनी घनिष्ठ संगति में रख के, अपने निश्चित ही करीब रख के। असल में मेरे साथ क्या हुआ था, पहले मैं पढ़ाई से बहुत डरता था। मैंने आपको कहानी बताई थी कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मुझे ये नहीं पता था ये साइंस होता क्या है, साइंस शब्द होता क्या है, या विज्ञान नाम की कोई चीज़ होती है। हाँ पता था कि कोई विषय होता है। हम लोग क्या करते थे, पहला पीरियड पढ़ा, दीवार कूदी और भाग गए। एक दिन किसी कारणवश वो दीवार नहीं कूद पाए, क्योंकि करुणा शंकर शुक्ला जो हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे उस समय, वो डंडा लिए वहाँ पे डॉक्टर ज्ञान प्रकाश हॉस्पिटल के पास में ही खड़े हुए थे। जो आ रहा था वो पिट रहा था, तो हम तो नहीं कूदे, बहुत परेशान हो गए, बहुत देर परेशान ग्राउंड में बैठे रहे। 3-4 लोग, उधर से एक सर निकल के आए, उन्होंने हमें घेरा। जैसे जानवर होते हैं ना, वो जानवर अपने फील्ड में घूमते होते हैं, तो उनका मालिक आता है, वो जब उनको कमांड देता तो जानवर भागते हैं, तो वही जानवर टाइप के लोग हम थे कि जैसे ही हम देखे, हमने सोचा एक शिक्षक आ रहा है, हमने दौड़ लगा दी, तो उनने घेरा, प्लस एक चपरासी ने घेरा, कुल मिला के 3-4 टीचरों ने मिलकर हमें ग्राउंड में घेर लिया, जैसे भेड़ बकरियों को घेरा जाता है। और घेर घार के लाए एक कोने वाले क्लासरूम में, जो कि नया बना हुआ था, और अपने हाथ से 2 पौधे उखेड़े, 2 पौधे उखेड़े, बोले बच्चों ये देखो क्या है। सर जी पौधा है, इस पौधे में क्या है? सर जी जड़ें हैं, ये झकड़ा जड़ है। तभी दूसरा पौधा लाए, ये मूसला जड़ है। झकड़ा जड़, मूसला जड़, पौधा। उन्होंने लगभग 1 घंटा पढ़ाया, इतनी रुचि आई, इतना अच्छा लगा, मान के चलो उस समय ऐसा फील हुआ कि मानो कोई जादूगर क्लास में आया हो और उसने अपना जादू दिखाया हो और चला गया हो। तो पहली बार हमें अच्छा लगा जब टीचर ने हमें पर्सनल तरीके से पढ़ाया। उनने फिर नाम पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो इतना अच्छा लगा कि पहली बार हमारे टीचर ने हमें नाम लेके पुकारा है। अगले दिन रुचि बहुत बढ़ गई, और रुचि बढ़ने के बाद हम सर के पास गए। हमने कहा सर जी डर तो बहुत लगता है साइंस से। साइंस से क्या, हर किताब से डर लगता था, क्योंकि हाई स्कूल में मेरी कितनी बनी, 41%। हाई स्कूल में मेरे नंबर जो हैं 41% हैं टोटल। जैसे मैथ में ग्रेस लग के पास हुए, शायद 25 नंबर थे, खिंचखिचा के बहुत मुश्किल से पास हो पाए, फिलहाल हो गए पास। उस समय 3 ही बच्चे पास हुए थे पूरे बैच में, 3 में से 1 हम भी थे। कैसे पास हो गए, फेल हो जाते हो बढ़िया था, बहुत बेकार नंबर है कभी कभी। चलो वो कहने का मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, उस समय भी लोग 90% ला रहे थे, उस समय भी लोग टॉप कर रहे थे। आप ये नहीं कह सकते कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपसे बेहतर लोग भी हैं। तो कुल मिला के पहली बार मेरी उनसे बात हुई तो वो अपने ऑफिस में चाय पी रहे थे। क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे। तो मैंने कहा सर जी कल बहुत मज़ा आया, आपने पढ़ाया, पर हमारे पास कोई बुक नहीं है, आप किसी बुक का नाम बता दो। तो उन्होंने कहा जाओ बुक सेलर के पास मेरा नाम ले देना, कहना मेरे नाम की बुक दे दो। तो मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है डॉक्टर प्रभात गुप्ता, मेरे नाम से बुक ले लो। मैंने कहा यार मजाक करने को हमें ही मिले,
किताब कितनी खतरनाक चीज होती है, पढ़ाई उससे भी खतरनाक चीज होती है। जे किताब लिखेंगे। हमने कि मजाक कर रहे हैं। हम पुनः उनके पास फिर से गए। हमने सर कोई जैसे पहले, हाँ, फिर मैं दुकान वाले के पास गया, मैंने किताब चाहिए साइंस की। दुकान वाले अनिल वाले के यहाँ गया था, तो अनिल वाले यही बोले उस समय अनिल वालों का बहुत दुकान चलती थी, मैं रामा कॉलेज का ही पढ़ा हुआ हूँ। तो बोले बेटा नाम, उस समय एक राजीव प्रकाशन चलता था, एक मास्टरमाइंड प्रकाशन चलता था, एक विद्या प्रकाशन चलता था, हाँ, मनोहर रे चलती थी। तो उन्होंने कहा बेटा प्रकाशन का नाम पूछ के आओ, तब हम तुम्हें किताब देंगे, वरना तुम हमारे पास फिर ले आओगे, कहोगे सर वापस करो। तो हम वापस करते नहीं हैं, तो तुम ले आओ, किताब का नाम पूछ के आओ। तो जब हम गए उनके पास, सर के पास, सर नाम बताओ। बोले कहाँ नाम मेरे नाम से ले आओ। इस बार गुस्सा होकर कहा। तो फिर हम गए उसके पास, हमने प्रभात गुप्ता बोले हैं। तो जब वो किताब खोली साइंस की और पहला पेज देखा, डॉक्टर प्रभात गुप्ता, राइटर सनातन धर्म, बाके बिहारी, राम इंटर कॉलेज, पीलीभीत, राजीव प्रकाशन। उस दिन कसम से पढ़ाई का डर ही निकल गया। उस दिन ऐसा लगा कि ये पढ़ाई कोई दूसरे ग्रह की वस्तु नहीं है, ये इसी ग्रह की वस्तु है, और जो लोग जिन्हें हम देख रहे हैं वो इसको लिख रहे हैं। और इसके बाद तो फिर लगातार मैं किताबों से जुड़ता गया। तब तो पेपर आ गए थे और नंबर तो काफ़ी कम आए, लेकिन उसका रिजल्ट इंटर में मिला। इंटर फिर मैंने टॉप करा, काफ़ी अच्छे नंबर आए। तो कहने का मतलब, इस पंक्ति का यही मतलब है कि अगर आप बच्चे के साथ जुड़ रहे हो, बच्चे से बात कर रहे हो, बच्चे को समझ रहे हो, तो प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा नहीं होती है। क्यों नहीं होती ज़्यादा प्रॉब्लम? इसलिए नहीं होती है, जब आप बच्चे से जुड़ती हो, बच्चे को क्या लगता है कि पढ़ाई एक कठिन चीज़ है, पर इस शिक्षक के लिए आसान चीज़ है। जे तो हमसे कुछ ऐसे बात कर रहा है जैसे बड़ी बहन या बड़ा भाई या घर के माता पिता बात करते हैं, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि अब मैम मेरे साथ हैं, सर मेरे साथ हैं, अब मेरा भला हो जाएगा। तो जहाँ पे उसे क्लियर नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पे वो आपसे बेझिझक होकर पूछ सकता है। तो इसका मतलब समझ गया व्यक्तिगत का। अगर विकास दिव्य कीर्ति का आपने इंटरव्यू सुना होगा, तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि कई बार उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि आपको अंदाज लग जाता है कि कोई बच्चा IAS बनने वाला है। बोले हाँ। तब हम उसे पर्सनल कॉल भी करते हैं, उससे बात भी करते हैं। वो असल में यही कहना चाह रहे थे, व्यक्तिगत रूप से जुड़ना। हमें भी यही लग जाता है, हमें अगर अंदाज लग जाता है कि बच्चे का हो रहा है, तो फिर हम बच्चे को कोऑपरेट भी करते हैं, बच्चे से बात भी करते हैं, उसे नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं और उससे तीनों काम करवाते हैं। और अगर हमें लग जाता है बच्चे का नहीं हो रहा है, फिर मेहनत करना बेकार है। क्योंकि बच्चे 3 तरीके के होते हैं। एक तो वो जिनका हो रहा है, उनकी हेल्प कर दो और बढ़िया से हो जाता है। दूसरा वो जिनका नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप हेल्प करोगे तो उनका हो जाएगा। तीसरे वो कि जो कतई जड़ हैं, जो कतई अपने अंदर हीन भावना, पूर्वाग्रह और बहुत ज़्यादा गड़बड़ चीज़ें अपने मन में रखे हुए हैं कि आप उनका कुछ भी करो लेकिन काम नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर वो बच्चा बदलता है तो हम उस चीज़ पे सोचते हैं। तो अंदाज जो भी शिक्षक है तो लग जाता है। तो व्यक्तिगत बात समझ में आ गई। जैसे मुझे लगा था कि अरे पढ़ाई कोई कठिन चीज़ नहीं है, क्योंकि यही तो लिख रहे हैं। अब बच्चे को भी क्या लग रहा है, अरे जब मेरे मैम तो बहुत कुछ जानती हैं और वो मुझसे बात कर रही हैं, तो इसका इफेक्ट क्या रहता है, मेरा हो जाएगा। तो इसी मारे आपको किस रूप से मिलना चाहिए? पर्सनल रूप से, व्यक्तिगत रूप से। अब एक तरफ उसके दिमाग में आपकी इमेज बनी थी टेंशन वाली कि सर मारते हैं, सर पीटते हैं, सर डांटते हैं, और अब इमेज कौन सी है? अच्छी वाली। ठीक है, तभी तो बच्चा देखा वायरल वीडियो हो गई थी। बच्चा कितना नाराज़ हो गया जब मैम जब नाराज़ हो गई। हाँ, कि जब मैम नाराज़ हो गई तो बच्चा जो है कितना परेशान हो गया, मैम के पास आया, हाँ, कि अब बात नहीं करूँगा। तो बच्चे का क्या स्वाभाविक जुड़ाव होता है। और असल में अगर हाई स्कूल इंटर पे देखा जाए लेवल पे, तो बच्चा टीचर से जुड़ नहीं पाता, और जब जुड़ नहीं पाता तो बात बन नहीं पाती। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आपके पास एक घोड़ा है और आपको उसे राइड करना है, घोड़े की सवारी करना है। आप घोड़े की सवारी तब तक नहीं कर सकते जब तक उससे जुड़ नहीं पाओगे। जब उस पर जुड़ोगे तभी वो भाई साहब आपको सवारी करने देगा, और वरना तो फिर समझ लो फेंकेगा कहाँ ले जाके। हाँ, तभी तो आप उसको धीरे धीरे सहलाते हो। वो एक बुरिश टाइप का होता है, उससे उसकी खुजली उछली नहीं करते रहते हो, और बाकी सहलाते हो, कोई अच्छा खिलाते हो। ठीक है, तब इसके बाद अरे भैंस को ले लो, घोड़े पे क्यों आओ? भैंस का दूध कौन निकालता है? भैंस का दूध वही निकालता है जो उससे जुड़ा होता है। अगर कोई नया बंदा पहुंच जाए तो अगर कोई नया बंदा पहुंच जाए तो, हाँ, जैसे मेरा चेला जब भैंस का दूध निकाल रहा था, मैंने कि मेरे को भी ट्राई करवा, तो उन्होंने बताया कि ऐसे निकालना है, लेकिन वो लगा रहा तो भैंस कुछ नहीं बोली, और जैसे ही वो पीछे हटा भैंस
तो कहने का मतलब एनिमल खूब पहचानते हैं, वैसे ही बच्चा होता है, बच्चे को लगता है टीचर हमारा है, हमारी बात सुनता है, हमारे साथ है, वो सफल हो जाता है। लेकिन अगर टीचर को बच्चे को ये लगता है कि टीचर कोई दूसरे ग्रह की वस्तु है तो काम नहीं बन पाता है। आगे देखो, पुनः शिक्षण से समस्याएं दूर हो जाती हैं। पुनः शिक्षण का क्या मतलब होता है? दोबारा शिक्षण करना। जैसे अभी एक बार हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब जिसका कमज़ोर रह जाएगा तो जो अगला बैच बनेगा उसमें पढ़ाया जाएगा, फिर एक बैच और बनेगा, लास्ट टाइम बैच होता है जो 5 या 6 दिन पहले ही बनता है सीटेट के। तो उसमें भी अगर आप बार बार टीचिंग करोगे या बार बार पढ़ोगे तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वो इतना कहना चाह रहे हैं कि बच्चे को अगर फीडबैक में काम नहीं हो पा रहा है तो दोबारा से शिक्षण करवा दो। जब से वीडियो बन गई तो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? पुनः शिक्षण। कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप वीडियो खोलें और खोलने के बाद समाधान करें। अब प्रियंका को क्यों आगे बढ़ाया गया संस्कृत टीचिंग के लिए कि वीडियो तो है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या मेरे पास समय नहीं है या मुझसे डर लग रहा है, मुझसे तो प्रियंका से डर कोई नहीं लग रहा है। प्रियंका से पूछो, मैम हमें कत प्रत्यय बताओ, हमें सानच प्रत्यय बताओ, हमको लकार बताओ, हमको धातु रूप बताओ, हमको ये बताओ वो बताओ, तो घबराहट ना हो। अगला कह रहे हैं अनुवर्ग शिक्षण। ये अनुवर्ग शिक्षण क्या होता है? हाँ, अभिप्रेरणा या पुनर्बलन का प्रयोग किया जा सकता है। बच्चे को आप एक शब्द है अभिप्रेरणा का मतलब है मोटिवेशन। मोटिवेशन नेहा कैसे दोगे बच्चे को मोटिवेशन? जैसे कोई बच्चा पिछड़ रहा है, काम अच्छा नहीं कर रहा है, तो कैसे मोटिवेट दोगे? उससे बात करके उसकी कॉन्फिडेंस लेवल, वेरी गुड, उसका कॉन्फिडेंस लेवल उठाना है। उससे बात करके उसका कॉन्फिडेंस लेवल उठाना है। तुम कर सकते हो, तुमने पहले अच्छा किया था। मेरे पास एक बच्चा आया था, जी, पहला शब्द मुझसे यही कहा था हाँ। कि मेरी मम्मी और मेरे क्लास के बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं बेकार हूँ, बिल्कुल बेकार हूँ। मैंने सबसे पहले उससे बात करी थी। बात करने के बाद मैंने कहा दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो इम्पॉसिबल होती। वेरी गुड। उस दिन से वो अपनी क्लास में 95% ले गया। तो अब बच्चे को देखा, थोड़ा सा पुश किया, थोड़ा सा मोटिवेट किया, काम हो गया। और अगला शब्द पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या होता है? किसे पता है पुनर्बलन? दुर्गेश कुमारी ने इतना अच्छा आंसर दिया था पुनर्बलन का, अब आ गया याद कि छोटा पुनर्बलन। पहली बात तो ये समझो कॉन्सेप्ट है किसका? ये कॉन्सेप्ट है, और स्किनर कौन है? व्यवहारवादी। ठीक है, तो स्किनर का कॉन्सेप्ट क्या है? पुनर्बलन। इस पुनर्बलन को समझो। पुनर्बलन का मतलब है कि एक बच्चा जो पहले दिन अपना स्कूल जाना है वो स्कूल नहीं जाएगा। अब उसकी और पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है? नंबर 1 सकारात्मक, जिसमें होता है पुरस्कार। दूसरा होता है ऋणात्मक या नकारात्मक, और जिसमें होता है दंड। तो पहली बार बच्चे को जब विद्यालय भेजा, बच्चा विद्यालय नहीं जाएगा, तो माला मैडम क्या 2 तरीके अपनाए जा सकते हैं बच्चे के स्कूल न जाने पे? एक तो प्यार का तरीका, बेटा चॉकलेट ले ले, बेटा पैसे ले ले, प्यार से जाएगा। क्यों? पुनर्बलन 2 होते हैं ना भाई। पुनर्बलन में 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 पुनर्बलन सकारात्मक, एक नकारात्मक। पहले तो सकारात्मक ट्राई करेंगे कि चॉकलेट ले ले, टॉफ़ी ले ले, पैसे। अगर उसने ना कर दिया तो दंडात्मक, बोले हाँ बेटा तू रहा, तेरे बाप भी जाएंगे स्कूल। अरे ऐसे तो बोलती ही मम्मी है, तू रहा, तेरे बाप भी जाएंगे स्कूल, चल जाएगा कैसे नहीं। ऐसा सही है नहीं है? सुना कभी ऐसा सब? सुने कि माँ बेटे से कह रही है कि बेटा तू रहा, तेरे पिता भी स्कूल दौड़ के जाएंगे। और कई बार अगर दादा भी होते हैं ना, तू रहा, तेरे दादा भी जाएंगे। और दादा को छोड़ो, अगर बच्ची है तू रहा बेटा, तेरी दादी भी जाएंगी। ये माँ मौका मिल गया, दादी को भी दादा को भी लपेट लिया। तो ये हो गया ऋणात्मक या नकारात्मक। ठीक है, इसमें दंड होता है। सकारात्मक क्या होता है? पुरस्कार। अब बच्चा गया, चाहे वो दंड से गया चाहे वो पुरस्कार से गया, 2-3 दिन चलता रहा। ये क्या हो गया? पुनर्बलन। फिर क्या हुआ? फिर उसके दोस्त बन गए वहाँ पे। अब वो अपने दोस्तों के उसमें जाने लगा। इसको दूसरे के समझो कि नौकर से तुम काम करवा रहे हो, कभी कभी भारी काम पड़ गया, तुमने बदले में 100 का नोट निकाला, उसे पकड़ा दिया। ये क्या हो गया? पुनर्बलन। अब अगली बार जब भी भारी काम पड़ा तो नौकर को वही वाली बात याद रही कि अगर इस बार मैं भारी काम करूंगा तो 100 का नोट और मिलेगा।
तो तुमने उससे काम करवाया, उसे फिर 100 का नोट दे दिया, तो ये क्या हो गया? पुनर्बलन। अब तीसरी बार तुमने उसे काम करवाया और इस बार 100 का नोट नहीं दिया। अब तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगली बार जब काम पड़ेगा तो आपका भारी काम नहीं करेगा और क्या करेगा? भाग जाएगा, कहेगा मैं बीमार हूँ, मेरे पैर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। ठीक है, तो पुनर्बल का मतलब समझ गए? किसी भी काम को पुरस्कार या दंड के द्वारा बार बार करवाना। दंड पे रोक लगा दी गई है, मारने पीटने पे रोक है, तो एक ही बच्चा वो पुरस्कार। और कराते ही हो तुम ऐसे ही, तुम भी तो करते हो, तुम्हें बार बार रिवार्ड मिलते हैं, बार बार इनाम मिलते हैं, तो क्या होता है? काम करने में मज़ा आने लगता है। तो अब ये आ गया, अब आया अनुवर्ग शिक्षण। तो ये अनुवर्ग शिक्षण क्या होता है? ट्यूटोरियल सिस्टम। अरे यार, ट्यूटर का नाम सुना है? ट्यूटर क्या करता है? एक बच्चा एक टीचर। इससे क्या फ़ायदा होता है? इसका क्या मतलब होता है? मतलब कोई भी क्वेश्चन है उसको टीचर सामने को कोई भी समस्या आ रही है तो वो डायरेक्टली पूछ सकता है। वेरी गुड। कोई और सटीक जवाब दे सकता है? पहले तो मतलब समझाओ। अनुवर्ग शिक्षण का मतलब है इंडिविजुअल पढ़ाना, आमने सामने बैठ के पढ़ाना, एज ए ट्यूटर के रूप में पढ़ाना। तो एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक क्लास में एक शिक्षक एक बच्चा है, तो एक शिक्षक एक बच्चा क्यों कहा गया है? इन्होंने अनुवर्ग शिक्षण क्यों कहा गया है? वैसे तो 40 बच्चों की क्लास है, 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इनने ये क्यों कहा कि उपचारात्मक शिक्षण में ट्यूटोरियल सिस्टम, कोचिंग इंडिविजुअली ठीक रहता है? इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है? इसके पीछे की साइकोलॉजी, हाँ बता। नहीं, ये इसके पीछे की समस्या नहीं है। इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है वो ये है कि मान के चलो कि अगर 10 स्टूडेंट हैं तो टीचर जो पढ़ा रहा है उसको 10 बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंट को ध्यान में रखकर पढ़ाना पड़ेगा, और अगर 40 हैं तो 40 बच्चों को फोकस में लेकर पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बच्चा है सिंगल, तो एक के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंट क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। फिर टीचर सामने, स्टूडेंट सामने, फिर उस टीचर का फोकस जो है सब बच्चों पर ना रहकर एक पे रहता है, तो उसका समाधान आसानी से होता है। अब बात आई समझ में? इंडिविजुअल शिक्षण, ट्यूटोरियल शिक्षण, ये क्या होता है? अगर जिस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, आप टीचर हो तो उसे पर्सनल बुलाओ, उसको अकेले बिठाल कर पढ़ाओ, उससे क्या होगा? उसकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर दूसरे वाले को उसको बुला के समझाओ, तीसरा वाला है तीसरे को बुला के समझाओ। तो डॉक्टर भी तो यही करता है। कभी ऐसा देखा है कि डॉक्टर क्या 4 मरीज एक साथ जाते हैं, वो चारों को एक साथ देखता है, चारों की एक साथ दवा देता है? या तुमने कभी कहा कि जो अभी मुझसे पहले वाले मरीज को दवा दी है वो ही दवा? कभी ऐसा कहा? तो ये क्या होता है? अनुवर्ग शिक्षण ट्यूटर। अच्छा, थोड़ा बहुत हेल्प आप गृह कार्य से भी ले सकते हो। मान के चलो आपने टॉपिक पढ़ाया, पढ़ाने के बाद कंटेंट समझाया, थोड़ी सी हेल्प आप गृह कार्य से ले सकते हो। गृह कार्य भी बच्चों को पढ़ाने में हेल्प करता है। कैसे? तो गृह कार्य में कुछ चीज़ ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ क्या रखना चाहिए? बच्चों की क्षमता के अनुसार हो। जो बच्चा थोड़ा सा बेकार है उसको ड्राइंग एंड पेंटिंग ऐड करा दो। जो बच्चा तेज है उसको कुछ, ऐसे मैंने ऊँट वाला बताया था कि जो अच्छा बच्चा है कि ऊँट में ऐसी कौन सी 2-3 बातें होती हैं जो दूसरे जानवर में नहीं पाई जाती। जो औसत है, ऊँट के बारे में 10 वर्ड लिख के लाओ जो उसे दूसरों से अलग करते हैं। और जो बेचारा थोड़ा कमज़ोर है, ऊँट का बढ़िया चित्र बना के लाओ और उसके कुबड़ का कार्य लिखो कि उसके कुबड़ के क्या क्या कार्य होते हैं। तो जो बात समझ में आ गई? तभी अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछे कि भाई ये बताओ कि गृह कार्य सबको एक समान देना चाहिए अलग अलग, तो क्या देना? एक समान नहीं देना चाहिए, सबको उनकी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार देना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखो। वही वाली बात मैंने बताई थी कि एक बेचारा औसत है, एक तेज है, एक बच्चा हल्का है, तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें काम दो। अब पता लगा तुम्हारे पास एक बच्चा है 5 साल का, एक है 10 साल का, एक है 15 साल का। तुमने 5 साल वाले से कह दिया 20 किलो उठा, और 10 साल वाले से कह दिया तू उठा 4 किलो, और 15 साल वाले से कह दिया तू गलत 1 किलो। तो ये गलत है ना बात भाई? वो आप छोटे वाले को दें 1 किलो। कहने का मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार। जे नहीं बेचारे में क्षमता थी नहीं, तुमने बोझ डाल दिया ज़्यादा। तभी तो कहते हैं बोझ। बच्चे का बस्ता देखा है कभी? वो जो बस्ता लाद के जाता था बेचारा झुक के आगे को करके, ठीक है। एंड हाँ भाई सौम्या, बैग लेके पीछे गिर गई। कैसे गिर गई? बैग ज़्यादा हो गया। हाँ, बैग का लोड ज़्यादा हो गया। इसके बाद बच्चों के स्तर को देखकर, किसको देखकर? बच्चों के स्तर को देख के, उनका स्तर जो है कितना है और
कैसा है? सीखने को विस्तार देना। सीखने को विस्तार देने का मतलब यही है, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि मैंने आपको ये लाइन पढ़ाई, तो पहले तो मैंने आपको अभिप्रेरणा पढ़ाई, इसके बाद मैंने आपको पुनर्बलन पढ़ाया और कितना कि स्किनर तक ले गए, फिर दंड पुरस्कार। इसे कहते हैं विस्तार से पढ़ाना, चीज़ों को विस्तार से पढ़ाना। तो अब आपको एक शब्द और परेशान करेगा, वो है क्या? निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। पकड़ ले उल्टा लटका ले यहीं पे ही से। तो निदानात्मक शिक्षण का मतलब है इसमें इलाज नहीं होगा, केवल जांच होगी। क्या होगी? केवल। और इसमें इसके परीक्षण होंगे, ठीक है। और उपचारात्मक शिक्षण में पहले मतलब अगर निदानात्मक शिक्षण है तो कुछ नहीं है, केवल जांच पे मामला है, उपचार नहीं है। लेकिन अगर उपचार है तो इसमें जांच भी है। और जैसे मैं कहूँ केवल पत्ती पत्ती, तो केवल पत्ती पत्ती है। और मैं कहूँ चाय, तो उसमें चीनी भी है, उसमें पत्ती भी है। अब क्लियर हो गया? ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो क्लियर हो गया ये कि ये क्या होता है।